हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग एजुटेरिया पब्लिकेशन के बिहार तथ्य संग्रह यानी बिहार जीके की लाइन टू लाइन अध्ययन कर रहे हैं। इसमें ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है जिसमें हम बिहार का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने जाना है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार का प्राचीन इतिहास क्या रहा है। जो बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके जहाँ भी बिहार जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। उसके पहले आप लोग अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। ये बुक बहुत ही अच्छी है। अगर इसको आप अच्छे से एक बार पूरा अध्ययन कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए देखते हैं। हम देखने वाले हैं बिहार का इतिहास। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बिहार का प्राचीन इतिहास। बिहार का प्राचीन इतिहास, इसमें पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म और गुप्त एवं मौर्य एवं गुप्त वंश। अब देखते हैं प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। तो प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। इसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। पुरातात्विक स्रोत क्या क्या हैं? इसमें पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जिसे सारण कहा जाता है, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना एवं सोनपुर, सारण से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। फिर से देखते हैं दोस्तों, पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जो सारण, चेचर जो वैशाली है या मनेर जो पटना है, सोनपुर जो वर्तमान सारण से ताम्र प्रस्तर यानी तांबे के प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं जो पुरातात्विक स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। फिर मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदरगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। फिर बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। फिर खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि भी पुरातात्विक स्रोत हैं। फिर अब हम साहित्यिक स्रोत देखते हैं। साहित्यिक स्रोतों में रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाएं, भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगस्थनीज की इंडिका, फाहियान, इत्सिंग का एवं हिमसांग की यात्रा वृतांत प्रमुख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। देखते हैं पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण प्रस्तर का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। पाषाण के लिए प्रयोग करने वाले काल को पाषाण काल के रूप में या प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण काल के पत्थरों के प्रयोग एवं मानव के विकास के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पाषाण काल को 3 भाग में हम विभाजित करेंगे, जिसमें पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित करेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव आखेटक एवं संग्राहक था। दक्षिण बिहार में मुंगेर, नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर से कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। फिर मध्य पाषाण काल में देखते हैं, इस काल में मानव आखेटक और संग्राहक एवं पशुपालक था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। नवपाषाण काल के देखते हैं। नवपाषाण काल में, इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के
मैदानी भाग से। चिरांद जो वर्तमान सारण है, चेचर वर्तमान वैशाली, मनेर पटना, सनुआर रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे है, ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। फिर आगे ताम्र पाषाण काल, चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनुआर आदि से ताम्र पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। अब देखते हैं वैदिक काल। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को किंकट और वाद्य शब्द से संबोधित किया गया है। वाराह पुराण में किंकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। आगे देखते हैं महाजनपद काल। प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे। कबीलों के आकार में वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ, जिससे कबीलों का विस्तार जन के रूप में, उसके बाद जनपद के रूप में तथा अंत में महाजनपदों के रूप में हुआ। इन जनपदों का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत में था। दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद का प्रमाण मिलता है। यह महाजनपद भारत में राजनीतिक उत्थान का बिंदु बना। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जिसमें पहला महाजनपद है मगध। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी है और यह वर्तमान क्षेत्र बिहार के पटना, गया और नालंदा में है। फिर नेक्स्ट है अंग महाजनपद। इसकी राजधानी चंपा है और इसका वर्तमान क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर बिहार में है। फिर नेक्स्ट है वज्जी महासंघ। इसकी राजधानी वैशाली है और यह वर्तमान के बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में है। नेक्स्ट है काशी महाजनपद। इसकी राजधानी वाराणसी है। इसका वर्तमान क्षेत्र उत्तर प्रदेश की वाराणसी में है। फिर नेक्स्ट है कोसल महाजनपद। इसकी राजधानी श्रावस्ती है। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश फैजाबाद में है क्षेत्र में। और नेक्स्ट है मल्ल महाजनपद। इसकी राजधानी कुशीनगर है। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश देवरिया क्षेत्र में है, इसका विस्तार है। और नेक्स्ट है वत्स महाजनपद। इसकी राजधानी कौशाम्बी है और यह वर्तमान उत्तर प्रदेश प्रयागराज वर्तमान क्षेत्र इसका है। फिर नेक्स्ट है कुरु महाजनपद। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है और इसका वर्तमान क्षेत्रफल दिल्ली है, वर्तमान क्षेत्र दिल्ली। और नेक्स्ट है पंचाल महाजनपद। इसकी राजधानी अहिच्छत्र और इसका क्षेत्र वर्तमान क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बदायूं और बरेली। नेक्स्ट है सूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा है और इसका वर्तमान क्षेत्र उत्तर प्रदेश मथुरा है। आगे है चेंदी महाजनपद। इसकी राजधानी सुक्तिमती है और यह उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के वर्तमान क्षेत्र में है। आगे है मत्स्य या अवंती महाजनपद। इसकी राजधानी उज्जैन माहिष्मती है और यह वर्तमान मध्य प्रदेश उज्जैन क्षेत्र में है। आगे है मत्स्य महाजनपद। इसकी राजधानी विराटनगर है और यह वर्तमान
राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में है। आगे है अस्मक महाजनपद, इसकी राजधानी पोतन या पोतली है और यह वर्तमान महाराष्ट्र तेलंगाना क्षेत्र में है। आगे है कंबोज, इसकी राजधानी हाटक या राजपुर है और वर्तमान क्षेत्र देखा जाए तो यह पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान है। और नेक्स्ट है गांधार महाजनपद, इसकी राजधानी तक्षशिला है और यह वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान के बीच है। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 16 महाजनपदों में से बिहार में कितने थे क्षेत्रों का विस्तार था? 3। इसमें वज्जी, लिच्छवी जो वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र और मगध जिसका क्षेत्र पटना, गया और नालंदा क्षेत्र और नेक्स्ट अंग जिसका क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर है। वज्जी संघ महाजनपद। वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ अट्ठकुल था। वज्जी, लिच्छवी, जागृत, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु। इस संघ में 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के जागृत वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ लिच्छवियों को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे है मगध महाजनपद। मगध राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और विपलांचल से घिरा हुआ था। तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ? रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और विपलांचल से घिरा हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों वज्जी संघ या लिच्छवी महाजनपद और यहाँ पे है मगध महाजनपद और ये अंग महाजनपद। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अर्थवेद में मिलता है। अंग महाजनपद, अब अगला है हम लोग का अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर मगध के शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। तो अंग को मगध में किसने मिलाया था? ये बिंबिसार ने मिलाया था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे है मगध का उत्कर्ष और उसके राजवंश। मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी। बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध ने भीम के द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। मगध के उत्कर्ष के कारण, तो मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे हम देखने वाले हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध नदियों से घिरा प्रदेश था जहां उर्वरक जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी जो कृषि की दृष्टि से अनुकूल थी। मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई और यातायात की सुविधा उपलब्ध थी। मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों के से भरपूर था। ये सारे कारण थे मगध के उत्कर्ष के। आगे देखते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश में सबसे पहले देखेंगे बिंबिसार, जिस हर्यक वंश का कार्यकाल था 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व। इसमें बिंबिसार का कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह की नीति द्वारा राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पत्नी कौशल देवी
कोसल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसने दहेज उपहार में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। उसकी दूसरी पत्नी चेलन्ना थी। चेलन्ना लिच्छवी के राजा चेतक की पुत्री थी। तो बिंबिसार ने मुख्यतः विवाह से अपना राज्य प्रसार किया। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक राजा चंद्रप्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अब हम देखेंगे अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुणिक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हो गया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ और मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कराया। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसने कराया? तो यह अजातशत्रु ने। अब इसके बाद हम देखेंगे उदयन। उदयन का कार्यकाल 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व है। यह सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र राजगृह से पाटलिपुत्र कर दी स्थानांतरित किया, गंगा सोन गंडक के संगम के तट पर। उदयन के तीन पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। अब देखिए, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी शासक बने वो अपने पिता की हत्या करने के बाद ही शासक बने, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। अब हम देखेंगे शिशुनाग वंश। इसका कार्यकाल है शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग ने हर्यक वंश की राजधानी की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वश एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवड़ भी कहा गया है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई थी। आगे देखते हैं। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संघ का आयोजन किया। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अब देखते हैं नंदवंश। नंदवंश इसका शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व रहा। नंदवंश पद्मनंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंदवंश की स्थापना की। महापद्मनंद ने ऐरावत अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथ में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। तो पाली ग्रंथ में महापद्मनंद को क्या कहा गया है? उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। महापद्मनंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग और मैथिली आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य में मिला लिया और विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मनंद के समय हुआ। कलिंग का
कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मगध सम्राट महापद्मनंद था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। देखिए, नंद वंश आर्थिक और सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो ये था मौर्य वंश के पहले का जो शासक थे उनके बारे में। अब हम देखेंगे मौर्य वंश, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाता है। तो अब आप लोग ध्यान से समझेंगे। मौर्य वंश का शासनकाल रहा है 321 ईसा पूर्व से लेके 184 ईसा पूर्व तक। इसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 321 से लेकर 298 ईसा पूर्व रहा। लगभग 23 वर्षों का शासनकाल रहा चंद्रगुप्त मौर्य का। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट, जस्टिन एवं स्ट्रेम्बो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की है। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य कौटिल्य थे। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 321 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध के पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान, हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेना कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री से हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगस्थनीज को भेजा। मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत, ईरान तक और दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक तथा पूर्व में बंगाल तक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? उत्तर में हिंदू कुश पर्वत ईरान तक और दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र और पूर्व में बंगाल तक था। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी गद्दी त्याग कर श्रावणबेल गोला, जो कर्नाटक में है, के चंद्रगिरि पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 498 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। फिर आगे है बिंदुसार का कार्यकाल। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात, सिंहसेन आदि नामों से भी दिया गया। तो अमित्रघात या सिंहसेन नाम किसका है? यह बिंदुसार का है। स्ट्रेम्बो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। फिर से देखते हैं। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस के नामक राजदूत को बिंदुसार के राजदूत दरबार में भेजा। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्स ने डायनियोसिस नामक राजदूत को भेजा। तो टालमी जो मिस्र के थे राजा, उन्होंने डायनियोसिस नामक राजदूत को
बिंदुसार के दरबार में भेजा। फिर आगे है, बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा। तो तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा? अशोक को भेजा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मकली पुत्र गोसाल थे। तो बिंदुसार कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आगे है अशोक। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इसके पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की और गुर्जरा के अतिरिक्त नेत्यूर और उदय गोलम के अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। तो अशोक नाम का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेत्यूर, उदय गोलम अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में किया, कलिंग युद्ध को मगध में सम्मिलित किया। देखिए, अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। दिव्यदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष अब हम देखने वाले हैं। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष: 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा और 12वें वर्ष में लिंगाली सागर की यात्रा और 13वें वर्ष में धर्म का शिलालेख में अंकन, 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति, 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा। अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की जिसमें कर को घटाकर 1/8 कर दिया। आगे देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में कराया। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी हैं कुणाल, बंधु पालित, इंद्रपालित, दसोन, दशरथ, संप्रीति, शालीशुलक, देववर्मन, शतधनुष और बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों तक का था। मौर्य वंश का शासनकाल कितना था? तो 137 वर्षों का। आगे है मौर्य प्रशासन कैसा था। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई। इस व्यवस्था में राजा सम्राट संपूर्ण व्यवस्था पे शीर्ष पर होता था। राजा ने प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक शक्तियाँ निहित थी। राजा में प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक शक्तियाँ निहित थी। मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन देश, प्रांत, विषय, ग्राम में किया गया। केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए अमात्य, प्रशासनिक अधिकारी एवं तीर्थ उच्च अधिकारी होता था। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारी की संख्या 18 थी। प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित हैं। समाहर्ता जो राजस्व विभाग का प्रधान था, सन्निधाता जो राजकीय कोषाध्यक्ष था, सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का प्रधान था, पाणाध्यक्ष जो वाणिज्य विभाग का प्रधान था, पटलाध्यक्ष जो महालेखाकार था और सेनापति सैन्य विभाग से संबंधित था। कौटिल्य ने मौर्य शासन के संबंध में सप्तांग सिद्धांत दिया। उसके अनुसार एक राज्य 7 परस्पर तत्वों पर निर्भर होता है, जिसमें स्वामी शासक, अमात्य मंत्री, जनपद, क्षेत्र और उसके लोग, दुर्ग, किला, कोष, खजाना, दंड, सेना और दमनकारी शक्ति, मित्र, सहयोगी हैं। मौर्य काल की 4 प्रकार की सेना एवं उसके अध्यक्ष। मौर्य काल में 4 प्रकार की सेना
एवं उसके अध्यक्ष हैं। पैदल सेना के अध्यक्ष पात्याध्यक्ष और हाथी सेना के अध्यक्ष हास्याध्यक्ष, घुड़सवार सेना के अध्यक्ष अश्वाध्यक्ष, रथ सेना के अध्यक्ष रथाध्यक्ष। न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था। न्याय व्यवस्था 2 भागों में विभाजित था, धर्म स्थानीय दीवानी न्यायालय और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि कंटक शोधन क्या था, तो ये फौजदारी न्यायालय था। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था एवं अर्थशास्त्र में जासूसों को चर कहा जाता था। गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की थी। संस्था, इसमें संस्था एक स्थान पर रहकर गुप्तचर कार्य करना और संचार घूम घूम कर गुप्तचर कार्य करना। आगे है मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों का शासन राजकुमारों द्वारा संचालित था। उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल अशोक हुआ करता था। उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, प्राच्य पाटलिपुत्र, अवंती उज्जैनी, कलिंग तोसली। प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में किया जाता था। विषय का प्रधान विषयपति, बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उद्भव हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। उनके आध्यात्म एवं दर्शन के कारण सर एवियन एल्ड्रिड ने एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा है। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी। इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया। संन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगृह में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा ग्रहण की। 16 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुई। बौद्ध के 4 आर्य सत्य, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, दुख, संसार दुखमय है, दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है, दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है, दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। आगे है इसके पश्चात बौद्ध धर्म के बारे में जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध रहे। बौद्ध धर्म का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। उनकी मृत्यु वर्ष 483 ईसा पूर्व में हुई। उनका जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम शुद्धोधन, उनकी माता का नाम महामाया देवी, उनकी सौतेली माँ या मासी का नाम प्रजापति गौतमी, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, उनके पुत्र का नाम राहुल, उनके सौतेली भाई का नाम देवदत्त, उनके कुल का नाम शाक्य, उनके प्रिय घोड़े का नाम कथंक और उनके सारथी का नाम चारण था। उनका अन्य नाम शाक्य मुनि था। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो इन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? इन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया।
बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुआ। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण थे। बुद्ध ने निर्वाण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों को अपनाने का बल दिया। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, पांचवा है ब्रह्मचर्य, छठा है नृत्य गान का त्याग, सातवां है असमय भोजन का त्याग, आठवां है कोमल सस्या का त्याग और नौवां है श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग और 10वां है मद्य सेवन का त्याग। उसके पश्चात बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम क्या रहे और उनके प्रतीक क्या रहे, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें है जन्म का प्रतीक कमल, यौवन का प्रतीक सार, महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, संबोधि ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष, महापरिनिर्वाण मृत्यु का प्रतीक पद चिन्ह स्तूप और धर्मचक्र परिवर्तन का प्रतीक चक्र रहा है। उसके पश्चात आगे देखते हैं बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला है हीनयान परिवर्तन विरोधी और दूसरा है महायान जो परिवर्तन के समर्थक थे। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ। अब देखते हैं बौद्ध संगति और सभा के बारे में। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका स्थान राजगृह में है और इसके शासक अजातशत्रु और इसके अध्यक्ष महाकश्यप हैं। इसकी विशेषताएं सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना हुई। फिर द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई। यह वैशाली में हुआ और इसके शासक कालाशोक थे। इसके अध्यक्ष सबाकामी थे और इसमें इसकी विशेषताएं महासंघिक एवं स्थिवर के रूप में विभाजित हुई। फिर तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में। यह पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष और यह अशोक के शासनकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे और इसकी विशेषताएं अभिधम पिटक का संकलन रहा। चतुर्थ बौद्ध संगति यह ईसा की प्रथम शताब्दी में आरंभ हुआ और यह कुंडलग्राम कश्मीर में इसका आयोजन हुआ। यह कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ तथा वसुमित्र अशोघोष इसके उपाध्यक्ष रहे। महायान एवं हीनयान में यह चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ। बौद्ध धर्म के पिटक सुत्त पिटक इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। यह सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। सबसे वृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया, तो यह था सुत्त पिटक के बारे में। आगे है विनय पिटक। विनय पिटक के बारे में संघ के नियमों का संकलन विनय पिटक में था। यह सबसे लघुतम पिटक है जिसका संकलन उपाली ने किया। तो सबसे वृहद पिटक कौन है, तो यह सुत्त पिटक है और सबसे लघु पिटक विनय पिटक है। तथा आगे है अभिधम पिटक। इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। यह बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। तो सुत्त पिटक का संकलन किसने किया था, आनंद ने किया था। विनय पिटक का संकलन किसने किया था, उपाली ने किया था। तथा अभिधम पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल। तो बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल हैं चैत्य, स्तूप और विहार। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल कौन से हैं, चैत्य, स्तूप और विहार। जिसमें चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा घर है, स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल है तथा विहार बौद्ध धर्म का निवास स्थान है, जिसके नाम पर ही बिहार का नाम पड़ा था बिहार। आगे है हम देखेंगे अब जैन धर्म के बारे में। यह भी महत्वपूर्ण है अत्यंत परीक्षा की दृष्टि से।
सबसे पहले देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें आदिनाथ, वृषभनाथ भी कहा जाता था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। उनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन राजा काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी। तो देखिए, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म काशी में हुआ था तथा उनके पिता अश्वसेन थे जो काशी के राजा थे, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सम्मेद शिखर पे हुई थी। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी, जिसमें पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय और चौथा है अपरिग्रह। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। आगे है महावीर स्वामी। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे? ये 24वें तीर्थंकर थे। फिर महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक तो वैसे रहे हैं ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। फिर आगे है, उनके पिता सिद्धार्थ जागृत कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 12 वर्ष की कठोर तप के पश्चात 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति जाम्बरिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो सत्य यानी झूठ नहीं बोलना, अहिंसा हिंसा नहीं करना, अस्तेय चोरी नहीं करना, अपरिग्रह धन का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों का वश में करना। तो देखिए, 4 महाव्रत जो थे इनको पार्श्वनाथ ने ही दिया था, लेकिन 5वां महाव्रत यह महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे है जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर कौन रहे एवं उनके प्रतीक। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनका प्रतीक बैल या वृषभ था। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ थे। इनका प्रतीक हाथी था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका प्रतीक सर्प था। फिर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनका प्रतीक सिंह था। आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के कुल तीर्थंकर 24 थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। उनके बचपन का नाम वर्धमान। उनके जन्म का वर्ष 540 ईसा पूर्व। उनकी मृत्यु का वर्ष 668 ईसा पूर्व। उनका जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, उनकी माता का नाम त्रिशला, उनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा उनके पुत्री का नाम प्रियदर्शना अनुजा था। उनके माता जमादा दामाद का नाम जमाली था। उनके कुल का नाम जागृत था। नोट, एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करण में महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व और मृत्यु 527 ईसा पूर्व दिया गया है। आगे चलते हैं। जैन धर्म की संगतियाँ। अब हम देखने वाले हैं जैन धर्म की संगतियाँ। तो जैन धर्म की संगतियाँ हैं, जैन धर्म में के प्रथम संगति 310 ईसा पूर्व में हुई थी। यह पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे इस टाइम पे, और स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष रहे। दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन इसमें हुआ था। जैन धर्म के में 12 अंगों का संकलन हुआ। द्वितीय जैन संगति 512 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात में हुआ। यह देवर्धि श्रमण में हुआ। जैन धर्म का अंतिम संकलन यहीं पे हुआ। फिर देखते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी।
अनेकांतवादी, सस्यवादी या सप्तभगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में किया गया। दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में प्रदान किया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। श्वेतांबर स्थूलभद्र के नेतृत्व में किया गया। इसमें परिवर्तन को स्वीकारा गया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी। यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। तो दोस्तों, आज हमने यहाँ तक देख लिया जैन धर्म तक। अब इसको हम नेक्स्ट पार्ट में, इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स का हम लाइन टू लाइन अध्ययन करेंगे। चैनल पे फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।